हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट अकेडमी। अभी तक हमने चैनल पर ईटीएफ ट्रेडिंग, ईटीएफ इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर बात की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में 1.5 करोड़ जितना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, वो भी रिस्क फ्री। इससे पहले हम जाने कि इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट होगा कैसे एंड उसके लिए क्या करना है एंड कितना टाइम लगेगा, उससे पहले हम कुछ की फैक्ट्स जानते हैं पीपीएफ के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है इस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में, और आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई एंड पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, मैंने लोगों में देखा है कि वो कहते हैं कि यार आईसीआईसीआई बैंक में ना खुलवाएं तो, एक्सिस बैंक में ना खुलवाएं तो, बिकॉज डर लगता है कि पैसा सेफ है या नहीं है। इससे पहले एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले पीपीएफ अकाउंट सिर्फ एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में ही खुलता था, बट अब और भी कई बैंक्स को परमिट कर दिया गया है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। अब आप अकाउंट कहीं पे भी खुलवाएं, चाहे एसबीआई में खुलवाएं, चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या फिर आईसीआईसीआई बैंक में, ये सब बैंक्स या पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के लिए थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहे हैं एंड ये गवर्नमेंट की स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। उसमें बैंक की हेल्थ का लेना देना कुछ भी नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी जगह पे अकाउंट खुलवाएं। तो इस चीज की क्लैरिटी कर लीजिए दिमाग में कि आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में कुछ भी फर्क नहीं है, बिकॉज पैसा आपका एक गवर्नमेंट स्कीम में डिपॉजिट हो रहा है। करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनम है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली होता है। मतलब आप पैसा फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच कभी भी डिपॉजिट करें, चाहे मई में करें, अगस्त में करें, अक्टूबर में करें, दिसंबर में करें, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ही होगी 31 मार्च को, यानी कि कंपाउंडिंग सिर्फ एक बार ही करी जाएगी। अब ये जो 7.1% पर एनम इंटरेस्ट है, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, इसे हर 3 महीने में रिव्यू किया जाता है एंड टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है। बट लास्ट रिवीजन इस रेट का अप्रैल 2020 में हुआ था, तो 3 साल से ये रेट ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है 7.1%। ना इसे घटाया गया ना बढ़ाया गया। पीपीएफ जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। ट्रिपल ई मतलब एग्जाम्ट एग्जाम्ट एग्जाम्ट। पहला ई 80C की डिडक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आप जो 1.5 लाख की एटीसी की डिडक्शन होती है, जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी के अंडर अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग में। दूसरा ई है कि जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपके डिपॉजिट्स के ऊपर पीपीएफ अकाउंट में, वो भी टैक्स फ्री होता है, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। एंड थर्ड ई है मेच्योरिटी प्रोसीड्स, जो आपको एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है। तो 3 बार आपको टैक्सेस की एग्जाम्पशन मिलती है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स इफ यू एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 500 रुपीज पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर। ठीक है। अब आप 1.5 लाख का डिपॉजिट करना चाहते हैं तो किसी भी कॉम्बिनेशन में करा सकते हैं। 50,000, 50,000, 50,000। आप मान लीजिए 1 लाख कराना चाहते हैं तो 20,000, 20,000 आप 5 बार करा दीजिए, किसी भी कॉम्बिनेशन में। बट यस, एक साल में आप 12 पेमेंट्स ही कर सकते हैं मैक्सिमम। अब क्या ये 15 साल का लॉक इन पीरियड और 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जरूरी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। 15 साल का लॉक इन बिल्कुल जरूरी है एंड मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी बात भी है। बिकॉज अगर लॉक इन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो कभी भी आप अपने पैसे को इतना बड़ा जुड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। आज सरकार अगर इससे ये रिस्ट्रिक्शन हटा दे और लॉक इन हटा दे, तो कभी भी मुझे कोई मुसीबत आएगी तो मैं बड़ी जल्दी उस पैसे को विड्रॉ करने चला जाऊंगा। अगर रिस्ट्रिक्शन है, 15 साल का लॉक इन है, तो आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसा बनता हुआ दिखता है। इसलिए ये लॉक इन आपके लिए ही फायदे की बात है। और 500 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। बट अगर आपने नहीं डिपॉजिट कराया 500 रुपए, 2 साल मिस कर दिए, तो सपोज कीजिए आपने मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, वहीं पे लास्ट डिपॉजिट कराया था। उसके बाद अप्रैल 21 से मार्च 22, फिर अप्रैल 22 से मार्च 23, 2 फाइनेंशियल ईयर और निकल चुके हैं। अगर आपने दोनों साल मिस कर दिए हैं, तो आपको 50 रुपीज पर ईयर पेनल्टी एंड 500 रुपीज मिनिमम अमाउंट जो है पर ईयर वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। मतलब 500 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 50, आप 1100 का डिपॉजिट कराएंगे, जिसमें से 1,000 आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा एंड 100 रुपीज पेनल्टी होगा।
उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव किया जाएगा। और 15 साल का जब लॉक इन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन है कि आप अपना 15 साल बाद जो प्रिंसिपल एक ऑप्शन है कि जो 15 साल बाद आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना है, उसे ले लीजिए एंड अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस अकाउंट को एंड सेम उसी तरीके से आप हर साल डिपॉजिट कराते रहेंगे। थर्ड ऑप्शन एक और भी है कि आप सरकार को कह दीजिए कि आप 5 साल का एक्सटेंशन तो चाहते हैं, बट आप डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो अमाउंट पड़ा है उसी पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहे, तो वो भी पॉसिबल है। अब कुछ विड्रॉल रूल्स भी हैं पीपीएफ के बारे में, जिसे मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले 3 साल में कुछ भी विड्रॉल अलाउड नहीं है। मतलब पहले 3 साल में जो पैसा आप डिपॉजिट करेंगे वो बिल्कुल ही फिक्स्ड है। अगले 3 से 6 साल में 3 टू 6 इयर्स में आप विथड्रॉ कर सकते हैं, बट एज अ लोन अमाउंट आपको वो वापस डालना पड़ेगा एंड वो जो लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा वो उस टाइम का पीपीएफ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा होगा उससे 2% प्लस होगा। और 6 इयर्स के बाद आप 50% ऑफ द अवेलेबल बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। क्या प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट पॉसिबल है? हाँ, प्री मेच्योर क्लोजर पॉसिबल है, बट ओनली इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसीज, या आपके बच्चे को अपने अब्रॉड एजुकेशन के लिए भेजना है, तो कोई ऐसा लेजिट रीजन होना चाहिए, तभी अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करा जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब भाई तूने सारी कहानी तो बता दी, अब ये बता कि 1.5 करोड़ बनेगा कैसे, कितने टाइम में बनेगा? तो आइए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। 1.5 करोड़ कैसे बनेगा उससे पहले ये देखते हैं कि कुछ कुछ केस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो कितना बनेगा इन 15 ईयर्स। अगर ईयरली इन्वेस्टमेंट 6,000 की रहेगी, सपोज कीजिए 500 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ, तो एक 22 साल का बच्चा भी डिपॉजिट कर सकता है, जो अभी जिसकी मान लीजिए सिर्फ 10,000 की नौकरी लगी है, वो भी कर सकता है। अब अकाउंट को जल्दी से जल्दी खुलवाइए। डिपॉजिट अमाउंट मैटर नहीं करता, स्टार्ट मैटर करती है। तो 6,000 पे अगर ईयरली इन्वेस्टमेंट है और 15 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं हम, तो ये पैसा 15 साल बाद 1,62,000, 1,62,000 होता है। अब 500 रुपए महीना कौन ही डिपॉजिट करता है? सपोज कीजिए 5,000 रुपए महीना डिपॉजिट करते हैं, तो 60,000 रुपए साल का होता है। तो 15 साल में ये अमाउंट 16,27,000 हो जाता है। 9 लाख रुपए तो आपने खुद का डिपॉजिट किया, उसके ऊपर 727 इंटरेस्ट अमाउंट है एंड टोटल 16,27,000 एंड ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री अमाउंट है। अब सपोज कीजिए कि आप पूरी की पूरी लिमिट को यूज करते हैं और 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं हर साल, तो 15 साल में ये अमाउंट 40,68,000 यानी कि 40,68,000 हो जाता है, जिसमें 22,50,000 तो इन्वेस्टेड अमाउंट है और इंटरेस्ट पोर्शन 18,18,000 है। अब इस अमाउंट को अगर मैं एक 30 साल के पर्सन के लिए सोचूं, जिसने 30 साल में ये स्टार्ट किया है, मान लीजिए पीपीएफ अकाउंट, मेरे हिसाब से वैसे तो ये बहुत लेट है। अगर कोई 30 साल में स्टार्ट कर रहा है, पीपीएफ अकाउंट 18 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर 30 साल लिए डिपॉजिट किया जाता है 1.5 लाख रुपए हर साल, तो ये अमाउंट 1.54 करोड़ हो जाता है इन 30 इयर्स। दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब इसके अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स, या बाकी अपनी कुछ भी एफडीज, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, रियल एस्टेट, या आप ये सब इन्वेस्टमेंट्स तो कर ही रहे होंगे। तो ये अगर आपका एक कॉर्पस जुड़ता जाए, जो कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए हेल्प भी करेगा आपका टैक्स सेव करने में। हाँ, कई लोग ये आर्ग्यू करेंगे यार ईएलएसएस बेटर ऑप्शन है, हम ईएलएसएस में जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी स्टडी है और अगर आप जा सकते हैं तो आप ईएलएसएस में जाइए। अगर आपको 2% 3% भी फालतू रिटर्न मिलता है तो लॉन्ग टर्म में वो बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। बट जिसको नहीं पता या जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो ज्यादा इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, तो पीपीएफ इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू सेव योर टैक्सेस। और अगर मैं आपको बताऊं, कोई बंदा अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो उस बंदे को एक्चुअल में 7.1% इंटरेस्ट रेट नहीं है, 30% के ब्रैकेट वाले को 35% का नेट टैक्स पड़ता है। तो ये आपको 11% इक्विवेलेंट है प्री टैक्स। मतलब प्री टैक्स इंस्ट्रूमेंट में अगर देखें तो ये 11% का रिटर्न है, जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी सेफ इंस्ट्रूमेंट में, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता। बस एक ही ड्रॉबैक है पीपीएफ का, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7.1% इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। एंड पिछले कई सालों का ट्रेंड देखें तो ये नीचे ही जा रहा है। तो आज आप कैलकुलेशन 7.1% से कर रहे हैं, अगर आने वाले 15 साल में या 20 साल में ये इंटरेस्ट रेट 5% पे चला गया, तो सारी कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी एंड कॉर्पस शायद 1.5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगा उस केस में। अब
होने को बढ़ भी सकता है, 7.1 से मान लीजिए 7.8 चला जाए, 8.1 चला जाए, कुछ भी हो सकता है। बट पिछला ट्रेंड देख के तो यही लगता है कि नीचे जाता है। बट अगर 7% ऑन एन एवरेज भी रहता है, कभी 7, कभी 6.5, कभी 8, कभी 8.5, तो भी हम एक 1.5 करोड़ जितनी बड़ी रकम को एक्यूमुलेट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपको काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली हो पीपीएफ के बारे में, बिकॉज मैंने काफी मैन्यूटली इसको बताने की कोशिश की है। एक पॉइंट रह गया था कि जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उसको फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में ही कीजिए, फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ। बिकॉज अगर आप सेवन्थ को डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए आपने 7 जून को 50,000 डिपॉजिट किया, तो उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन जुलाई से ही होगी। तो अगर आप बेटर रिटर्न्स एंड बेटर एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी चाहते हैं, तो फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में ही कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी बता दीजिए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है सबकी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, दिस इज अमनप्रीत साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।